हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया स्वप्रेरण के बारे में कि स्वप्रेरण क्या होता है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि स्वप्रेरण में एक ही प्रकार की कुंडली होती है, एक ही कॉइल होता है और उसी कॉइल में जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो उस धारा के प्रवाह में परिवर्तन होता है और धारा के प्रवाह में जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो जब जितना भी उस कुंडली से संबंध यानी लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण उस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है जो कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। और ये हम किस नियम के हिसाब से कह पाते हैं? फेराडे का नियम हमने पढ़ रखा है। फेराडे के नियम के अनुसार वो ये कहा जाता है कि जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस परिवर्तन का विरोध करता है। क्योंकि स्वप्रेरण में एक ही प्रकार की कुंडली थी और उसी कुंडली में धारा का भी प्रवाह हो रहा था। धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और उससे कुंडली से संबंध लिंक्ड जितना भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से कुंडली में प्रेरित धारा यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था और इस पूरे परिघटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। बाद में हमने इसका व्यंजक भी कैलकुलेट किया कि कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसी कुंडली में स्वप्रेरण के द्वारा, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि E बराबर -L di/dt। ये फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया। L क्या था? यहाँ पे L स्वप्रेरण गुणांक था। L की यूनिट क्या होती है? L की यानी मात्रक क्या होता है? तो हमने देखा था हेनरी होता है, साथ में वोल्ट पर एम्पियर सेकंड होता है। इसके बाद हमने डेफिनेशन देखा था स्वप्रेरण गुणांक का, जिसमें कि ये कहा था कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जितना कि उस कुंडली में प्रति इकाई एम्पियर सेकंड से धारा का परिवर्तन किया गया हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि स्वप्रेरण में एक ही कुंडली थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कुंडलियां हैं। यहाँ पे हम दो कुंडलियां लेंगे तो हम कुंडली चलिए बना लेते हैं। ये पहली कुंडली और इसी के पास में, इसमें चिपका के नहीं बल्कि इसी के पास में हम एक दूसरी कुंडली रखते हैं। ये हमने बना लिया दूसरी कुंडली। ऐसे ये जो हमारी पहली कुंडली होती है इसको हम किसी स्रोत से यानी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे एक हम स्विच लगा देते हैं। इसके बाद ये वाली जो हमारी दूसरी कुंडली है यहाँ पे हम एक धारा मापी लगा देते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाए तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में यही एक चमत्कार है कि अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पास में बाजू में जो दूसरी कुंडली है हमारी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन देखने का मतलब इन द सेंस कि इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। और ये चीज हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है इस धारा मापी से। धारा मापी में यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है, संकेतक सुई लगी रहती है जो कि क्या वो करेगा, इधर उधर मूव करेगा, गति करेगा, यानी कि विक्षेप उत्पन्न होगा। जब वो विक्षेप उत्पन्न होता है धारा मापी के सुई में तो हमें पता चलता है कि इसमें भी धारा उत्पन्न हुआ है। कैसा धारा उत्पन्न हुआ है? प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है। और ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, क्या हमने यहाँ पे कोई बैटरी लगा के रखा है? नहीं लगा के रखा है। बैटरी कहाँ लगा के रखा है? जो हमारी पहली कुंडली है, ये हमारी पहली कुंडली है और ये हमारी दूसरी कुंडली है यानी दूसरा कॉइल है। तो पहली कुंडली में हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट रखा है और जब आप इसको स्विच को ऑन करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब भी आएगा ये अन्योन्य प्रेरण तो आपको लिखना पड़ेगा और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही चीजें आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा। पहली कुंडली में धारा प्रवाह होने लगेगी
और धारा में परिवर्तन होने के कारण इस पूरे कुंडली में एक प्रकार का क्या क्रिएट हो जाएगा, इस पूरे कुंडली में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे ये क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी बी उत्पन्न हो जाएगा। अब सोचने वाली ये बात है कि क्या ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली में, क्या इस कुंडली से ये जाएगा इधर? तो आंसर है कि बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो पूरा एकदम ऐसे ऐसे फैल के निकलती हैं, ऐसे फैलेंगी बाहर तो मतलब ये जो हमारी दूसरी कुंडली है यहां से भी गुजरेंगी। तो अगर पहली कुंडली में इसमें वैद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं फ्लक्स, तो यानी अगर इसके फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है पहली कुंडली में तो उसकी वजह से हमारे दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फेराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी के कारण क्या होता है, प्रेरण होता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, उसी के कारण विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। तो ये है पूरी कहानी इसकी। यहाँ पे जो पहली क्वाइल है उसके लिए हम बोलेंगे ये N1 यानी कितने ये फेरे की संख्या है पहली कुंडली का। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या के लिए हम बोलते हैं N2 बोलेंगे। ठीक, इसके बाद अब हमें यहाँ पे छोटा सा गणना करना पड़ेगा कि कितना इसमें जनरेट होगा, कितना इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन हम करेंगे किसके लिए, इस दूसरी कुंडली के लिए, पहली कुंडली के लिए नहीं। अगर इतना हिस्सा हटा दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है स्वप्रेरण। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि इसमें दो कुंडली होती हैं। पहली कुंडली के कारण हमें दूसरी कुंडली में भी वैद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा देखने को मिलता है। और वो कैसे पता चलता है, इस जी से, ये जी में एक यानी धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली के लिए। तो दूसरी कुंडली में ये पूरा जितना भी वैद्युत फ्लक्स होगा 5v2 यानी दूसरी कुंडली के का वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ये पूरा निर्भर करेगा किस पे, धारा पे। धारा कहां से मिलेगा, कुंडली 1 के धारा में। तो ये है हमारा I1, तो ये पूरा निर्भर करेगा किस पे, I1 पे। जितना I में यहाँ बदलाव होगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स में यानी चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा दूसरी कुंडली के लिए। जब इसके अनुक्रमानुपाती के साइन को आप हटाएंगे तो ये बनेगा MI1। यहाँ पे M क्या है, वहां पे हमें L मिला था और L को हमने बोला था स्वप्रेरण गुणांक। तो M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे हमको क्या कहेंगे, M को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, राइट। अगर M का वैल्यू आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। M कितना हो जाएगा 5v2 अपॉन I1। अगर इसकी परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो बताएंगे आप कि ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रति प्रवाहित धारा। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स किसका, चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कुंडली का प्रति प्रवाहित धारा पहली कुंडली में, ये कहलाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बाकी इसका डेफिनेशन भी सेम है जैसा कि वो था स्वप्रेरण गुणांक, एकदम सिमिलर है। एक डेफिनेशन अगर आप याद कर लेंगे तो ये वाला भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं है, एक जैसी लाइन है। ठीक, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में, पहली कुंडली का नहीं, दूसरी कुंडली में हमें इसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम E2 दिखाएंगे क्योंकि हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो E2 हो गया। ठीक, तो E2 आ जाएगा हमारा कितना, माइनस d5v अपॉन dt। ठीक, यही फार्मूला है। अगर यहाँ पे फेरों की संख्या N2 है, फेरों की संख्या N2 है, तो इसी फार्मूले को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, N5v2 बराबर MI1। ठीक, एक फेरा में इतना हमें मिल रहा है वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर हम पूरे फेरों में देखेंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल फ्लक्स हमें कितना मिलेगा N इंटू 5v2 बराबर M इंटू I1, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो
यही वाला n यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा n, यहाँ पे n आ जाएगा। माइनस का साइन क्या बताता है, माइनस का साइन हमें केवल ये बताता है कि ये उसका विरोध करता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, ये तो बेसिक फार्मूला है, आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस dn(phi(b) अपॉन dt। n(phi(b) इसका मान अगर आप रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमें पता है कि mi1 है, तो माइनस m डी आई अपॉन dt आ जाएगा। सेम एकदम स्वप्रेरण की ही तरह है, वहां पे L चल रहा था, यहाँ पे M चलेगा, बाकी सेम है। अगर एक डेरिवेशन आप कर लेते हैं, एक परिभाषा अच्छे से याद कर लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो E2 बराबर, अगर आप इसका मान di अपॉन dt को अगर 1 मान ले, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा माइनस का m। ये आ गया हमारा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल। किसके लिए, अन्योन्य प्रेरण के लिए। किस कुंडली में निकलेगा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कुंडली 2, दूसरी कुंडली। ठीक, तो ये था अन्योन्य प्रेरण। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं जाते जाते। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि दो कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियों को हम एक दूसरे के समीप रखते हैं, पास में रखते हैं। पहली कुंडली को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी कुंडली में हम एक धारा मापी लगा के रखते हैं। जब पहली कुंडली में जब हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी कुंजी को ऑन करते हैं, तो इसमें पहली कुंडली से धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होने के कारण कुंडली में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो वैद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या पास वाले कुंडली में भी उससे भी गुजरती हैं। तो जितना फ्लक्स के परिवर्तन पहली कुंडली में होता है, उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी कुंडली में भी कुछ न कुछ देखने को मिलता है। कुछ न कुछ फ्लक्स परिवर्तन यहाँ भी देखने को मिलता है। और फेराडे के नियम के अनुसार जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो वो प्रेरित धारा उत्पन्न हमें ये धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हमें पता चलता है। ठीक, तो ये पूरी घटना है, और इस पूरी परिघटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं कि एक दूसरे से ये क्या हो गए, प्रेरित हो गए। पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली हमारी प्रेरित हो गई। ठीक, उसका प्रेरण हो गया। इसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिया कि कितना दूसरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो सेम है, वहां पे L आया था, यहाँ पे M आ जाएगा। M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मात्रक की बात करें तो सेम होगा, हेनरी या फिर वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, सो दिस मच, थैंक यू।